अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक है जी समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज, यानी रदरफोर्ड और बोहर जो थ्योरी है इनके दरमियान जो हम कंपैरिजन है सबसे पहले वो हम पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला जी पहला पॉइंट है जी जो रदरफोर्ड की थ्योरी है यानी बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल उसने अपना प्रेजेंट किया था, रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसने जब अपना मॉडल दिया था एटम के बारे में या एटम के अबाउट, उसमें वो किस उसकी बेस जो थी, उसकी जो बुनियाद थी वो क्लासिकल थ्योरी पे थी। और क्लासिकल थ्योरी में ये बात की जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो चूँकि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, बिलफर्ज अगर हम यहाँ पे जो ये हमें सेंटर में न्यूक्लियस शो हो रहा है, इसके गिर्द ये जो डॉट्स हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। तो क्लासिकल थ्योरी में ये बात कही गई थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्ज्ड पार्टिकल हैं, इनके ऊपर चार्ज मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यानी रिलीज़ और इमिट एनर्जी, यहाँ तो ये एनर्जी मतलब क्या करते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं कंटिन्यूसली, मतलब जारी रहते हैं, एनर्जी का खारिज करते रहते हैं। और आखिरकार जब ये अपनी एनर्जी खारिज करते रहेंगे, इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, यानी बात हम कर रहे हैं ना क्लासिकल थ्योरी की, जो क्लासिकल थ्योरी जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करता है। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या बात कही जाती है, क्लासिकल थ्योरी में ये बात कही जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये डॉट्स जो हैं, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके ऊपर चार्ज होता है, ये चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। और ये अपनी क्या करते हैं, मतलब अपनी एनर्जी खारिज करते रहते हैं। अगर एनर्जी खारिज करते रहेंगे इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आखिरकार इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। ये थी क्लासिकल थ्योरी की बेस होती। इसी का अगर हम पहला पॉइंट डिस्कस करें बोहर के अंदर, तो बोहर की थ्योरी जो है वो क्या कहती है जी, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। बोहर का जो मॉडल है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है। तो क्वांटम का लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जी क्वांटम का मतलब भी क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी, महसूस एनर्जी। कि उसने ये बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या आती है, फिक्स होती है। ये सिंपल सी एक उसमें बेस है क्वांटम थ्योरी। सेकंड पॉइंट है जी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बस उसने कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इसने कोई ऑर्बिट्स का, कोई शेल्स का कोई कंसेप्ट नहीं था दिया। बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, यानी डिफरेंस कंपैरिजन देखें यहाँ पे कोई ऑर्बिट्स नहीं है अगर हम रदरफोर्ड की बात करते हैं। लेकिन अगर बोहर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर सेंटर में न्यूक्लियस है तो उसके गिर्द ये है जो सर्कल्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट रदरफोर्ड के अंदर कहता है कि जी नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट, कि अगर हम रदरफोर्ड की बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने ये ऑर्बिट्स, ये जो सर्कल्स है जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, इसके बारे में उसने कोई आइडिया नहीं था दिया, कोई एविडेंस नहीं था दिया, कि उसने कोई बात नहीं थी बताई कि जी ये भी हैं। बोहर की बात करें तो उसने कहा था जी ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं, लेकिन एक और बात उसने कही कि ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम। लास्ट जो अभी हमने बोर्ड थ्योरी लास्ट लेक्चर पढ़ा उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया, दैट इज़ MVR। इसको एक दफ़ा फिर से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जी। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस along radius r at right angle to direction of electron motion। यानी कि ये न्यूक्लियस है हैविंग प्रोटॉन्स है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, देयर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्जेस की वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में बिल्डअप होती है एक मखसूस रेडियस पे। और उस रेडियस का ताल्लुक है इलेक्ट्रॉन की मोशन से। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो यहाँ पे मूव, तो कहते हैं ये एक मखसूस ऐसे
किसी ख़ास रेडियस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके अंदर, तो इनका एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है इस रिवॉल्विंग की वजह से और इन चार्जेस की वजह से, दैट इज़ इक्वल टू MVR। नेक्स्ट पॉइंट है जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हम रदरफोर्ड की बात करते हैं तो एटम, उसने कहा था कि जो एटम है अगर उसका हम स्पेक्ट्रास ड्रा करते हैं, स्पेक्ट्रास अगर हम उसको अगर हमारे पास ये जो है उसमें अगर एटम की स्ट्रक्चर या उसकी स्टडी करते हैं, उसकी एटम की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो उसके बाद कहता है हमें कंटिन्यूस एक जारी रहने वाले स्पेक्ट्रास लाइंस हमें शो होती हैं। बोहर की बात करते हैं तो उसने कहा था जी कि लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होती है लाइक दैट, इस तरह की हमारे पास कोई रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ बनती है, उसके बारे में स्पेक्ट्रा से हम उसकी स्टडी करते हैं। रदरफोर्ड के बारे में कहते हैं एटम शुड कोलैप्स, एटम को तो ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज़ होती जाएगी, जैसे कि ऊपर हमें बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज़ हो रही है, वो तो सारे न्यूक्लियस में गिरते जाएंगे तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, दबा जाएगा। लेकिन बोर कहता है कि जी एटम शुड एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करता है, एटम मौजूद रहता है, उसकी स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। तो ये एक कंपैरिजन था दोनों के अबाउट, समरी थी इसमें थ्योरीज की, यानी ये इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई महसूस पॉइंट के वाले से पूछा जा सकता है और इवन के लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें दोनों के अबाउट जो है वो कंपैरिजन पूछा जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की पहले कुछ बातें हम यहाँ से पढ़ते हैं। कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पढ़ने से पहले हम जो है वो शेल और सब शेल का जो कंसेप्ट है, उसका जो बुनियाद है, जो उसके बारे में बातें हम वो पढ़ते हैं। कहते हैं वी हैव लर्नड, हम ये बात पढ़ चुके हैं एटम की साख्त के बारे में, यानी डेट इज़ यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, के जो एटम होता है वो एक छोटे से न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है, लाइंग इन द सेंटर, जो कि एटम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहे होते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। कहता है अब हम ये बात पढ़ेंगे जी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द कैसे हरकत करते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस एनर्जी लेवल्स या शेल्स, देयर आर टू वर्ड्स फॉर द सेम थिंग, दो लफ्ज़ हैं एक ही चीज़ के लिए, यानी यहाँ पे एनर्जी लेवल्स यूज़ कर लें या शेल्स यूज़ कर ले की बात है। कि उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक मखसूस एनर्जी लेवल या शेल्स के अंदर हरकत करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज, अपनी एनर्जी के वाले से, और ये वो जो एनर्जी है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, हरकत की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहता है। उसको आप हायर क्लासेस में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसके बाद आप हायर क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसकी डिस्कशन नहीं की गई। जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी वहाँ पे कोई 1 2 3 सो वन कोई भी नंबर हो सकता है, डिपेंड अपॉन एनर्जी लेवल। उनके हम नाम देते हैं जी के, एल, एम एंड सो वन। इस तरह अ शेल क्लोज टू द न्यूक्लियस इज ऑफ मिनिमम एनर्जी, कि जी वो शेल जो न्यूक्लियस के क्लोज है, करीब है, उसकी एनर्जी कम है। चूँकि हमारे पास यहाँ पे के शेल है तो वो न्यूक्लियस के करीब है, और तो इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी। और उसके बाद जैसे ही शेल दूर चलते जाते जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास दैट इज़ इन सेंटर हैविंग अ न्यूक्लियस, दैट इज़ अ टाइनी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द जो पहला सर्कुलर ऑर्बिट है जिसको हम एनर्जी लेवल या शेल्स हम इनको कहते हैं। उसके बाद हमने ये बात पढ़ी, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 इसका कोई नंबर हो सकता है। पहला हमारे पास जो शेल एनर्जी लेवल होता है दैट इज़ के, सेकंड वन इज़ एल, थर्ड वन इज़ एम एंड फोर्थ वन इज़ एन। 4 की यहाँ पर डिस्कशन की गई है। अब ये पहला एनर्जी लेवल है दैट इज़ के शेल, इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम है, क्लोज दैट इज़ द क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है। सेकंड एनर्जी लेवल इज़ एल शेल, इसकी जो एनर्जी है वो के शेल से ज़्यादा है, मतलब अब यहाँ पे एल है तो इसकी एनर्जी जो है वो के से ज़्यादा है, बिकॉज ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जा चुका है। थर्ड वन इज़ हमारे पास है जी एम शेल, और इसकी जो एनर्जी है वो के और एल दोनों से ज़्यादा, यानी जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है ऑर्बिट, एनर्जी की इंक्रीजमेंट होती जा रही है।
फोर्थ की हम बात करते हैं, एन शेल है वो, उसकी जो एनर्जी है वो इन तीनों से ज़्यादा है, के से भी, एल से भी और एम से भी, यानी एन की एनर्जी सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला डिस्कस किया गया है, यानी उससे पहले हम शेल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है सादा अल्फाज के अंदर ये जो शेल्स क्या होते हैं, आर द मेन एनर्जी लेवल। शेल्स क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, यानी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। शेल्स को हम ज़ाहिर करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल्स के ज़रिए। दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज, तो कहता है उनको हम यहाँ सेंटर से काउंट करना शुरू करते हैं, पीछे की तरफ काउंट करना शुरू चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कहता है अगर आपने किसी शेल की या किसी एनर्जी लेवल की कैपेसिटी फाइंड करनी है तो वो फार्मूला ये है, दैट इज़ 2n²। ये 2n² में ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को या फिर एनर्जी लेवल को। अच्छा, बिलफर्ज अगर हमें कहा जाता है कि जी फाइंड करें जी n = 1 के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी क्या होगी कि ये जी n शेल में या शेल नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 are 2, इसका मतलब है कि जो शेल नंबर 1 है दैट इज़ पहला के ही है ना, तो के की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसी तरह अगर हमने नेक्स्ट सेल की फाइंड करनी है तो नेक्स्ट सेल इज इक्वल टू एल शेल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n = 2, यानी वो शेल नंबर उसका 2 है, उसका शेल नंबर 2 है, तो नंबर 2 है तो क्या करेंगे उसी फार्मूला में n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर = 4, 4 × 2 = 8। इसका मतलब है कि जो एल शेल है उसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 8 की है। इसी तरह अगर हम n = 3 उसका फाइंड करना चाहते हैं तो 2n², तो n की जगह पे 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 2 9s are 18। इसका मतलब है कि जी एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह ना हम एन शेल की बात कर लेते हैं, तो दैट इज n = 4, 2n², 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 2 = 32। इसका मतलब है कि जो शेल नंबर 4 है दैट इज़ n शेल = 30, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी मौजूद है। तो इस टॉपिक को जो है वो इसमें क्वेश्चन वगैरह प्रोसीड हो सकते हैं। इस टॉपिक को यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। जब ये नेक्स्ट टॉपिक मैं मुकम्मल करूँगा तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इसमें जो बेसिक है वो शेल की जो डेफिनेशन है यहाँ से इसमें ये चीज़, इसके अलावा ये फार्मूला देखिएगा, ये एनर्जी के कंपैरिजन चेक करना है जो मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।